हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि विज्ञान में जो है अभी हम लोग जो है फिजिक्स पढ़ाई कर रहे हैं और फिजिक्स का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, वो हम लोग 100% जो है पढ़ाई कर चुके हैं। यानी कि फिजिक्स का जो आपका प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लोग जो है फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, एकदम बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ने की जो है यहाँ पर जो हम लोग कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। 100% मैंने बताया है तो मैं आपको 100% पढ़ाऊँगा, इसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन, ठीक। तो हम लोगों ने पूरा डिटेल में जाना था कि क्या है प्रकाश का परावर्तन। तो हमें चैप्टर अगर शुरू करना है प्रकाश का अपवर्तन तो सबसे पहले जानना होगा कि प्रकाश का अपवर्तन आखिर क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन जो है क्या होता है। देखिए, वैसे जनरली हम लोग जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। डैट मीन्स अगर वो किसी स्रोत से निकली तो वो हमेशा सीधी रेखा में ही क्या करेगी? चलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि किसी सघन माध्यम से किसी विरल माध्यम में जाती है। अगर सीधा सीधा बताया जाए, ये मान लीजिए कि सरफेस है, इससे ऊपर हवा है और इसके नीचे जो है जल है, यानी कि पानी है। तो ऊपर जो है हवा है और नीचे क्या है? जल है। तो हवा अलग माध्यम हुई और जो आपका जल है वो अलग माध्यम। अगर देखा जाए तो सबसे घना कौन है? हवा ज़्यादा घना है या जल ज़्यादा घना होता है? किसका घनत्व यानी कि किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा? तो जल का डेंसिटी ज़्यादा होगा, हवा का डेंसिटी कम होगा। तो यहाँ पर हवा जो है वो हो गया विरल माध्यम और जल हो गया सघन माध्यम। सघन मतलब जो दो चीज़ें हैं उससे ज़्यादा घना। तो आप याद रखिएगा कि हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन जब प्रकाश आप इधर से क्या करते हैं, एक किरण हमने क्या किया, यहाँ पर भेजा, ये हवा में चलती हुई ये प्रकाश किरण आई, सरफेस पर हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया है? रोक दिया है। अब इसको क्या होना चाहिए? जब ये जल में प्रवेश करती है तो इसको सीधे चला जाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि जो आपका प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करती है, तब तो इसको इस दिशा में सीधे चलते रह जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर अभिलंब डालते हैं, यहाँ पर अगर हम अभिलंब डालते हैं तो ये प्रकाश किरण सीधे न चल करके ये कुछ ऐसे झुक जाती है। ऐसे क्या होती है? झुक जाती है और ऐसे आती है और अभिलंब के ओर झुक करके क्या हो जाती है? आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दिया कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसके जो रास्ता है उसमें बदलाव हो जा रहा है, यानी कि वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। ये सीधा जाना चाहिए उसको, लेकिन इस डायरेक्शन में ये चल देती है। तो यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर हुआ ये कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ पर जो है मुड़ रही है। इस दिशा में न जा करके इस दिशा में क्या हो जा रही है? हल्का मुड़ रही है। तो यहाँ पर सीधा कंसेप्ट निकलता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो है प्रवेश करती है, या फिर सीधा समझ लीजिए कि जाती है, तो वो मुड़ जाती है अपने पथ पर, यानी कि अपने रास्ता पर हल्का क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। और प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं आप लोगों को बताया था कि पूरा का पूरा नोट्स भी आपको दिया जाएगा, तो मैं साथ साथ नोट भी आपको समझाते चलूँगा ताकि आपको नोट अलग से समझने की कोई ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर हमने लिख भी दिया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण के, है ना, अपने पथ से मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सही बात है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ पर मुड़ जाती है और इसी मुड़ने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम प्रकाश के परावर्तन को दो स्थिति में क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि ये सरफेस है, ठीक, ये सरफेस है, मतलब ये आप कह सकते हैं जो है
वह लेवल है जिससे ऊपर कुछ और जिसके नीचे कुछ और है। हम मान लेते हैं कि ऊपर हवा है, ऊपर क्या है, हवा है, और इसके ये जो सरफेस है इसके नीचे जल है। ठीक, ऊपर हवा और नीचे क्या भाई साहब, जल है। अब मैंने क्या किया, एक किरण यहाँ से भेजने की कोशिश किया। ठीक, ये किरण आई, हवा में चलती हुई ये किरण आई, यहाँ हमने इसको सरफेस पर जा कर के रोक दिया। अब इससे हल्का भी आगे ये किरण क्या होगा, बढ़ेगी, तो ये प्रवेश कर जाएगी जल में। तो देखिए, हम जैसा कि जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी बातें नहीं होगी। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो मुड़ेगी, किधर की ओर मुड़ेगी ये भी आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक अभिलंब खींच लिया। अभिलंब मतलब जानते हैं 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक क्या करेंगे, रेखा हम यहाँ पर क्या करेंगे, खींचेंगे। हम सीधा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि देखने में आपको अट्रैक्टिव लगे। ये मान लीजिएगा कि लंब हमने जो माध्यम का जो आपका सरफेस है उस पर हमने क्या किया, एक लंब खींचा। होना क्या चाहिए, इस किरण को इस सीधी रेखा में आगे चलते रह जाना चाहिए था। हल्का इसको भी हम क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। 1 मिनट, जब चीज़ें हम लोग सीख ही रहे हैं तो पूरा डिटेल में अच्छा सीखेंगे। मान लो इसको इस सीधी रेखा में चला जाना चाहिए था आगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये किरण जो है सीधी रेखा में न चल करके अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, हल्का अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो यानी कि इसने क्या किया, अपने पथ पर मुड़ा, ये अपने पथ पर से हल्का भटक गया। इसी प्रकार जो है प्रकाश किरण को मुड़ने की घटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। याद रखिएगा कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो वो अभिलंब की ओर झुकता है। देख लीजिए, ये अभिलंब है तो ये अभिलंब की ओर हल्का झुक गया कि नहीं, ये जाना चाहिए इस पथ पर, लेकिन ये इस पथ पर आ गया, यानी कि अभिलंब की दिशा में क्या हो गया, ये हल्का झुक गया। तो पहला चीज़ आपने अभिलंब की ओर झुकने वाला स्थिति देख ही लिया। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तब तो ये अभिलंब की ओर क्या होगा, झुकेगा। यहाँ पर हम एक और दूसरा स्थिति आपको बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक, ये आपका सरफेस है, एंड इस बार हमने क्या किया, ये आप देखने की कोशिश करेंगे। ऊपर ऑलरेडी पिछले तरह ही ऊपर हवा है और नीचे आपका जल है। नीचे क्या भैया, ये जल है। इस बार हम किरण जो है वो जल से ही क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। जल से भेजने का मतलब है, उस बार तो किरण हवा होकर के जल में प्रवेश कर रही थी, लेकिन इस बार हम जल से ही किरण को भेज रहे हैं और ये हवा में जाएगी। तो हमने आपको बताया था कि ये जो है यहाँ पर अगर हम लंब डाल लेते हैं, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ अगर हम एक क्या करते हैं, किरण खींच लेते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर याद रखने की कोशिश आपको ये करना है कि देखिए, इस किरण को सीधा चला जाना चाहिए था। जैसा कि प्रकाश के गमन की कंसेप्ट है कि प्रकाश की जो किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसको सीधा चला जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आप याद रखने की कोशिश करेंगे, सीधा न जा कर के ये अभिलंब से दूर हटता है। अभिलंब से क्या हो जाता है, ये अभिलंब से दूर हटके कुछ इस पथ पर, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, वो अभिलंब से दूर हटकर कुछ इस तरह के पथ पर क्या हो जाती है, वो चल जाती है। तो आपने देखा कि यहाँ पर अभिलंब से क्या हो गया, दूर हट गया। अभिलंब से क्या हटा, दूर हटा। तो यहाँ पर आप कंसेप्ट याद रखने की सीधा कोशिश करेंगे कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। देखो अभिलंब की ओर क्या हो गया, झुक गया। लेकिन जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर भाग जाएगी। अभिलंब से क्या होगी, दूर भागेगी। वैसे मैं इस चीज़ों को आगे और भी अच्छा तरीका से डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर भी अगर डिस्कशन मैंने कर लिया तो वो आपके लिए बेहतर ही रहेगा। इसमें एक दो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसको आप लोग ध्यान से सीखने समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, ये जो किरण है, जो किरण आती है इधर से हम भेजते हैं, वो किरण कहलाता है आपका आपतित किरण। क्या कहलाएगा, तो आपतित किरण, इसको कहेंगे आपतित किरण। ये किरण क्या कहलाएगा, तो सर ये किरण कहलाएगा आपतित किरण। आपतित किरण कहलाएगा। दूसरी बात, जो किरण ये अपवर्तित हुई, मतलब सीधा बोल दीजिए ये वाला जो किरण है ये क्या कहलाएगी,
तो ये कहलाएगी अपवर्तित किरण। क्या कहलाएगी? अपवर्तित किरण कहलाएगी। इसको हम लिख सकते हैं अपवर्तित, ठीक, अपवर्तित किरण इसे बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोलेंगे, ठीक। एंड ये काला वाला जो लाइन हमने खींचा है इसको हम अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम सीधा सीधा अभिलंब बोलेंगे। ये आपने प्रकाश के परावर्तन में भी सीखा होगा। ये चीज़ क्या है? तो अभिलंब है, ठीक। अभी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ये सीधा सीधा इसको हम अभिलंब ही बोलेंगे। अभिलंब हम इसको क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। ये तीन चीज़ें क्या करेंगे आप ज़रूर से ज़रूर याद रखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ देखिए हम इसका नामकरण करने जा रहे हैं, तो कुछ नामकरण में आप ध्यान से देखिएगा कि इसका हम क्या नाम दे रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि जो अभिलंब था उसका नाम हमने दे दिया MN। अभिलंब का नाम क्या दे दिया हमने? MN दे दिया। साथ ही साथ ये जो ये जो बिंदु है जहाँ पर प्रकाश की किरण आकर के क्या होती है? रुकती है। इस बिंदु को हम कुछ अलग नाम क्या करने वाले हैं? देने वाले हैं। एक मिनट, ये जो बिंदु है इस बिंदु का नाम होता है, वो आप याद रखने की कोशिश करेंगे, आपतन बिंदु होता है। क्या होता है? आपतन बिंदु। आपतन ये बिंदु कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। एंड याद रखिएगा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच में ये कोण बनेगा, अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच में कोण बनेगा, इसी कोण को कहते हैं आपतन कोण, और इसको I से सूचित करते हैं। आपतन कोण कहेंगे और इसको क्या बोलेंगे? I से सूचित करेंगे। और साथ ही साथ जो आपका अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ, अपवर्तित किरण ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा वही कहलाएगा आपका जो है कौन चीज़? तो अपवर्तन कोण कहलाएगा। और ये अपवर्तन कोण जो है उसको R से हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं। अपवर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं? तो R से सूचित करते हैं। दूसरी बात है, आप यहाँ पर जो किरण है उसका भी नामकरण कर सकते हैं। मान लीजिए ये किरण A था जो A से O तक चला, ये आपतित किरण कहलाया। और O से लेकर के यहाँ तक मान लीजिए कि B तक आया, O से लेकर कहाँ तक आया? B तक आया, यही कहलाया अपवर्तित किरण। ये क्या कहलाया? अपवर्तित किरण कहलाया। ये जो काम आपने इधर करा है ये सेम टू सेम आप इधर भी कर सकते हैं। इसका नाम हम दे सकते हैं क्या? MN। ये अभिलंब का नाम हमने क्या दे दिया? MN दे दिया। ये वाला जो बिंदु है हम इसको बिंदु O बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? O बोल सकते हैं। किरण, इसको हम किरण A बोल सकते हैं। और यहाँ जो आई उसे हम किरण B बोल सकते हैं। O से B जो किरण है वो आपका क्या कहलाएगी? अपवर्तित किरण कहलाएगी। साथ ही साथ आप जो है ये जो देख सकते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच में कोण बनेगा वो आपतन कोण बनेगा, इसको ऐसे सूचित करेंगे। और यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे कि अभिलंब और जो अपवर्तित किरण है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको यहाँ पर क्या बोलेंगे? कोण R बोलेंगे। यहाँ इस वाले फिगर से एक कंक्लूजन निकल रहा होगा कि कोण I और कोण R एक जैसा नहीं है। सही बातें हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों एक जैसा नहीं हो सकता है। कभी बड़ा होगा, कभी क्या होगा? छोटा होगा। ये सारे के सारे चीज़ें आप क्या करेंगे? याद रखने की कोशिश करेंगे। ये आपको नामकरण अगर नीचे में लिख दे आप लोग तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा? बेटर होगा। तो ये आपने देखा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो यही है प्रकाश का अपवर्तन। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित। सीधा बोलिएगा, आपको सीधा समझना है। कुछ नोट में हमने डिटेल में कुछ लिखने की कोशिश किया है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है। नोट 1 याद रखिएगा कि प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से, किस माध्यम से? तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो क्या होती है भाई साहब? अभिलंब की ओर वो झुक जाती है, जैसा कि आपने इसमें फिगर 1 में क्या किया है? देखा है। ये विरल माध्यम हवा है और सघन माध्यम जल है। अगर दो माध्यम आपके सामने दिया गया हो,
उसमें से जो ज़्यादा जिसका घनत्व यानी कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो होगा सघन माध्यम, और जिसका डेंसिटी यानी कि जिसका घनत्व कम होगा वो होगा आपका विरल माध्यम। तो यहाँ पर बातें सीधी सीधी यहाँ पर पता चला कि हवा जो है वो है आपका कम घनत्व वाला और जल ज़्यादा घनत्व वाला होता है। तो हवा हो गया विरल माध्यम, जल हो गया सघन माध्यम। तो जब कभी भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। पहला बात आपने यहाँ से सीख लिया। दूसरा बात यहाँ से सीखिए कि प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर भागती है। जैसा कि यहाँ पर आपने देख ही लिया है, अभिलंब से क्या हुआ, ये वाला भाई साहब ये जो बी किरण है वो दूर भागा। जब जल से हवा में प्रकाश किरण जो है प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से क्या हो गया, दूर भागेगा। अब तीसरा आप नोट याद रखने की कोशिश करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रकाश के परावर्तन में आपने पहले देखा, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण यानी कि कोण आई, ठीक, और आपका जो है परावर्तन कोण यानी कि कोण आर, परावर्तन कोण यानी कि क्या था, कोण आर बराबर होता है, जो कि आपने पीछे पढ़ाई किया है। प्रकाश के परावर्तन में आप लोगों ने देखा है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर बराबर होता है। लेकिन याद रखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर, ठीक है, आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर से या तो बड़ा होगा या छोटा होता है, या तो बड़ा होता है या क्या होता है, छोटा हो। ये अपवर्तन में कोण आई और कोण आर बराबर नहीं होता है, यानी कि एक जैसा नहीं होता है। ये आप क्या करेंगे, याद रखने, सीखने, समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसको आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इसको सीखने समझने की आप मेरे साथ क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए आज देखते हैं कि ये टॉपिक है क्या, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। इसको लगा सकते हैं आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VBI ये टॉपिक है, क्योंकि बहुत बार इससे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों ही चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे आप लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था तो उसका नियम भी पढ़ाई किया था, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे। उसी तरीक़ा से हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़े हैं तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और याद रखेंगे कि जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम ही हैं। आइए उस दोनों नियम को क्या करते हैं, सीखने समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला याद रखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। पहली बात तो आप क्या करेंगे, ये याद रखेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम करने की कोशिश करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दिखाने की मैं अगर कोशिश करा तो आप लोग सीधा सीधा यहाँ पर क्लियरली जो है देख सकते हैं। अगर मैंने ये सरफेस ले लिया, ठीक, ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर हवा है और नीचे जल है, ठीक, आप कांच या हवा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ से एक किरण भेजा, ये कहलाएगा आपतित किरण, ठीक। ये आपतित किरण यहाँ पर आएगी, यहाँ पर अगर हम अभिलंब डालते हैं तो ये सीधे न जा करके, ये सीधे जो है इसको सीधे चला जाना चाहिए था, लेकिन सीधे न जा करके ये अभिलंब की ओर इस बार क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि ये है आपका आपतित किरण और ये है अपवर्तित किरण और ये है आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला बात तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद ये होता है आपका आपतन कोण, ठीक, और ये होता है आपका अपवर्तन कोण जिसको आर बोलते हैं। तो दूसरा नियम क्या है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की जया यानी कि आपतन कोण का साइन तथा अपवर्तन कोण की जया, जया यानी कि साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। याद रखने की आप सीधा सीधा ये कोशिश करेंगे कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग, ठीक, तथा निश्चित माध्यम के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो प्रकाश का अपवर्तन है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सूरज का प्रकाश होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सभी रंग में प्रकाश का जो वेग है वो अलग अलग जो है होता है। लाल में वेग कुछ और होगा,
काला में कुछ और होगा, ये जो आपके ब्लू है उसमें कुछ और होगा, यानी कि सभी रंग में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। इसीलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई निश्चित रंग लेना है और कोई निश्चित माध्यम लेना है, क्योंकि अलग अलग माध्यम में भी प्रकाश का वेग अलग अलग जो है होता है। तो प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की जया यानी आपतन कोण का साइन तथा अपवर्तन कोण की जया यानी अपवर्तन कोण का साइन का जो अनुपात है एक नियतांक होता है। यानी कि सीधा सीधा अगर बोला जाए तो आप ये बोल सकते हैं कि साइन आई बट्टा साइन आर जो होता है वो नियतांक होता है, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। साइन आई बट्टे साइन आर क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू यानी कि एक नियतांक होता है। और याद रखेंगे इसी नियतांक को हम म्यू से सूचित करते हैं। इसी नियतांक को क्या करते हैं हम लोग, म्यू से सूचित करते हैं। यही कारण है कि हम साइन आई बट्टा साइन आर बराबर म्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो म्यू लिख सकते हैं। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। और जो प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है ना, इसे ही हम लोग एस्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे ही क्या करेंगे, इसे याद रखिएगा कि एस्नेल का नियम, किसका नियम, तो इसे हम लोग जो है एस्नेल का नियम, एस्नेल का नियम, इसे एस्नेल का नियम भी कहते हैं, कहते हैं। ये आप याद रखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। हो सकता है कि दूसरा नियम आप लोगों को कुछ समस्या आ रहा होगा समझने में, फिर से समझिए। दूसरा नियम में यह बोला गया कि ये जो आपतन कोण है और अपवर्तन कोण है, तो उसमें अगर साइन आई बट्टे साइन आर करेंगे तो वो एक नियत वैल्यू देगा। नियतांक दो शब्दों के मेल से बना है, नियत प्लस अंक। और नियत प्लस अंक का मतलब है क्या, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आप लोगों ने 9th के अंदर ही पढ़ाई किया होगा कि किसी वृत्त के परिधि को उसके व्यास से भाग देते हैं तो हमें एक फिक्स वैल्यू मिलता है जिसको कहते हैं हम लोग 22 बट्टा। जब किसी भी वृत्त के परिधि को व्यास से भाग दिया जाता है तो हमेशा लगभग 22/7 वैल्यू मिलता है। तो ये किसी भी वृत्त के परिधि बट्टा व्यास के लिए एक नियत अंक है, इसीलिए इसे क्या कह दिया गया था, पाई कह दिया गया था। यही स्थिति यहाँ भी है। अगर कहीं भी अपवर्तन हो रहा है वहाँ पर अगर आप साइन आई बट्टा साइन आर करेंगे तो एक नियत वैल्यू आपको क्या होगा, मिलेगा। और जिस तरह से 22/7 एक नियत वैल्यू था, इसको पाई से सूचित किया गया था, उसी तरीक़ा से यहाँ पर साइन आई बट्टा साइन आर जो है वो एक नियत अंक देता है, नियत वैल्यू देता है। और उसी वैल्यू को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, म्यू से। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो अक्षर है, इस अक्षर को हम लोग बोलेंगे म्यू। क्या बोलेंगे भैया, तो इस अक्षर को बोलेंगे म्यू। तो आप ये सब चीज़ें क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को एस्नेल का नियम भी कहते हैं, तो बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को एस्नेल का नियम जो है कहते हैं। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को इस तरह से आप याद रखेंगे। दूसरा, अब हम लोग कारण जानेंगे। बिना कारण का कुछ भी दुनिया में नहीं होता है। तो हम लोग अब कारण जानने वाले हैं कि प्रकाश का अपवर्तन जो है आखिर होता क्यों है, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, क्या कारण है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ पर मुड़ जाती है, यानी कि अपने रास्ता से भटक जाती है या मुड़ जाती है, ये हम कह सकते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण को अब हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग भी देखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। देखिए, हमने अभी जस्ट बताया भी था कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि हवा में प्रकाश का वेग अलग होगा, कांच में प्रकाश का वेग अलग होगा। अगर बात करें पानी में, तो पानी में प्रकाश का वेग कुछ अलग होगा। तो वही हम यहाँ पर बता रहे हैं कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग जो है वो भिन्न भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है। जैसे कि हवा में प्रकाश की वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। हवा में कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ये हवा में वेग है प्रकाश का। जबकि कांच में प्रकाश का वेग जो है वो क्या है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। कांच में कितना है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चूँकि प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है,
यही कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या समझा आपने? यहाँ पर समझने वाली बात है, देखिए यहाँ पर ये है आपका सरफेस, ऊपर है आपका हवा और नीचे है आपका मान लीजिए कि कांच है। मान लीजिए इस बार जल ना देकर के हमने क्या कर दिया, कांच दे दिया। अब समस्या क्या होगी, घटना क्या होगी, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर हवा में प्रकाश क्या हो रही थी, आ रही थी। जब हवा में प्रकाश आ रही थी तो इस प्रकाश का वेग था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पर जैसे ही ये क्या करेगी, प्रवेश करेगी किधर, ये प्रवेश करेगी जल में, तो इसका वेग घट जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, यानी कि 1/3 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये घट जाएगा। अब क्या हुआ तो देखिए, बहुत ही फास्ट में प्रकाश जा रही थी, लेकिन जैसे पानी में प्रवेश की तो क्या हो गया, इसका स्पीड भाई साहब यानी कि वेग जो है वो कम गया। अब वेग कमने से आपको पता होगा कि बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे कि आप कई बार देखे होंगे, अगर आप बाइक चलाते हैं या अगर आप साइकिल चलाते हैं, तो बाइक या साइकिल चलाते वक्त आप देखे होंगे कि आप बहुत ही फास्ट में अगर जा रहे हैं, मान लो कि आप 70 के स्पीड में जा रहे थे, और अगर एकाएक उसमें क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो आपका संतुलन बिगड़ जाता है, आपका दिशा बदल जाता है, आप जिस दिशा में जाते रहते हैं वो हल्का डायरेक्शन भी बदल जाता है। तो वही समस्या प्रकाश के साथ भी होता है। ये भाई हवा में जब था तो इसका वेग था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा था। लेकिन जैसे ये पानी में प्रवेश करने गया तो इसका वेग हो गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि कम हो गया। और जब ये स्पीड यानी कि वेग कमती है तो दिशा में परिवर्तन आ जाता है। इसको सीधे चला जाना चाहिए था, इसको तो जाना चाहिए था क्या भाई साहब, सीधे, लेकिन ये सीधे न जा कर के हल्का मुड़ जाती है। क्यों, समझ में आ गया? तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण है, लिखिए, बताइए, तो आप यही चीज़ क्या करेंगे, लिखेंगे, जो कि 100% सही क्या है, सटीक उत्तर है। अब बातों को समझने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, ये तो आपने पढ़ लिया प्रकाश के अपवर्तन का कारण। अब याद रखिएगा, यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ। दुनिया में सबसे अधिक वेग को हम अगर साधारणतः बोल दे तो चाल, दुनिया में सबसे अधिक चाल किसका है, तो प्रकाश का ही है। प्रकाश से ज़्यादा वेग दुनिया में किसी का नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि सबसे अधिक वेग निम्नलिखित में से किसका है। तो सबसे अधिक वेग जो है, याद रखेंगे, वो प्रकाश का ही है। और प्रकाश का भी वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। हवा में कुछ और होगा, कांच में कुछ और होगा, पानी में कुछ और होगा। तो अब बात उठती है कि किस माध्यम में सबसे अधिक होगी, तो याद रखेंगे हवा में प्रकाश का वेग, हवा हो या निर्वात, दोनों में बात सेम ही होता है। तो हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होगा। अगर बात करें कितना होगा, तो देख सकते हैं कि यही आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। 3 × 10⁸ का मतलब क्या है, 3 पर 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक, और करोड़ के बाद 10 करोड़, करोड़ के बाद 10 करोड़, यानी कि 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड का मतलब है कि 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर प्रकाश जो है वो चली जाती है। आप जैसे ही टॉर्च का बटन ऑन किए तो 1 सेकेंड में कितना दूरी तय कर लेगा प्रकाश, 1 सेकेंड में वो चल जाएगी 30 करोड़ मीटर तक। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, यानी कि 30 करोड़ 1 सेकेंड में वो चली जाती है। 30 करोड़ मीटर कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। और इससे ज़्यादा जो है दुनिया के अंदर किसी भी नेचुरल चीज़ें का जो वेग है वो नहीं है। तो याद रखने की कोशिश करेंगे कि सबसे अधिक वेग प्रकाश का है, और प्रकाश का भी हवा में सबसे अधिक वेग है। तो ये आपने देख भी लिया। तो देखिए यहाँ पर 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड था, और यहाँ पर जैसे पानी में, कांच में प्रवेश करेगा तो इसका हो जाएगा 20 करोड़। ये 2 × 10⁸ का मतलब वही 20 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। तो 30 से डायरेक्ट 20 अगर हो जाएगा तो चाल बहुत जल्दी कम गया, तो इसी कारण जो है इसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। आगे बढ़ेंगे भाई साहब और अगले चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जो हम कई बार इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वो है आपका विरल माध्यम तथा सघन माध्यम। विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए।
हम जैसा कि बताए थे कि अगर कोई दो माध्यम आपको दे रखा है, कोई दो माध्यम आपको अगर दे रखा है तो उसमें देखिए कि किसका घनत्व ज़्यादा है। जैसे कि अगर बात किया जाए कि ये अगर सरफेस है, ऊपर अगर ऊपर जल तो कभी नहीं रह सकता, ऐसा मूर्खता कभी करना भी नहीं है, हमें एग्जाम के अंदर भी आपको नहीं करना है। ऊपर अगर मान लीजिए हवा है और नीचे अगर जल है, नीचे क्या है, जल है, तो हवा का घनत्व तो कम होता है जल के तुलना में, लेकिन जल का घनत्व तो ज़्यादा होता है। जल का घनत्व तो ज़्यादा होगा और हवा का घनत्व तो कम होगा, तो यहाँ पर हवा हो जाएगी विरल माध्यम और जल हो जाएगा सघन माध्यम। सघन मतलब ज़्यादा घना, सघन मतलब ज़्यादा घना। तो याद रखेंगे कि जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं, इसका अपवर्तनांक कम होता है। जबकि याद रखेंगे कि जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है वो तो विरल है, और जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं और इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, मान लीजिए ये सरफेस है, इससे ऊपर आपका हवा है, ठीक, और इसके नीचे आपका मान लीजिए कांच है। इसके नीचे क्या है, कांच है, या जैसा कि आपने यहाँ पर देखा भी है कि हाँ कांच ही ले लेते हैं, ये मान लीजिए कि आपका कांच है। तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया है कि जो हवा है, हवा में जो प्रकाश का वेग है, हवा में जो प्रकाश का क्या है, वेग है, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। और साथ ही साथ कांच में भी हमने बताया कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका क्या होता है, वेग होता है। तो आप समझने वाली बातें हमारा यहाँ पर ये है कि हमने बोला भी है कि जिसमें प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा वो विरल माध्यम और जिसमें प्रकाश का वेग कम होगा वो सघन माध्यम। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका हवा जो है हो गया विरल माध्यम। हवा क्या हो गया, हवा हो गया विरल माध्यम। हवा क्या हो गया, तो ये विरल माध्यम हो गया, विरल माध्यम जो है हो गया। इसका क्या मतलब है, विरल माध्यम हो गया, इसका क्या मतलब है, विरल माध्यम का सीधा सीधा मतलब है कि हवा में जो प्रकाश है वो क्या हो पाएगी, ज़्यादा तेज़ी से चल पाएगी। और कांच सघन माध्यम हो गया, कांच क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। माध्यम हो गया किसके तुलना में, तो हवा के तुलना में, हवा के तुलना में क्या हो गया, ज़्यादा जो है सघन माध्यम हो गया। तो यहाँ पर हमने वही बातें लिख के दिखाया भी है कि जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। जैसे कि हवा, इसमें वेग ज़्यादा है तो ये विरल माध्यम है। और याद रखेंगे कि इसका अपवर्तनांक कम होता है। अपवर्तनांक का क्या मतलब है, अपवर्तनांक का मतलब याद रखने की कोशिश करेंगे, अपवर्तनांक का मतलब होता है प्रकाश को मोड़ने की क्षमता। हवा में प्रकाश को मोड़ने की क्षमता कम होती है, याद रखेंगे, तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। जबकि दूसरी बात याद रखेंगे कि जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम हो, जैसे कि कांच कम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं, इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। इसका अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पर अपवर्तनांक हो सकता है कि आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आगे हम आप लोगों को पूरे डिटेल में बताएंगे कि आखिर अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक का सीधा सीधा मतलब आप अभी एक शब्दों में समझ लीजिए कि प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता, क्या करने की क्षमता, तो मोड़ने की क्षमता होती है ये। मतलब आपने समझ में आया कि अपवर्तनांक का क्या मतलब होता है, जो माध्यम प्रकाश किरण को ज़्यादा मोड़ पाएगा वो उसका जो है ना ये अपवर्तनांक ज़्यादा माना जाएगा, और जो माध्यम प्रकाश किरण को कम मोड़ पाएगा, अपने रास्ता से कम भटका पाएगा, उसे हम लोग कहेंगे विरल माध्यम। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को समझेंगे। ये जो अपवर्तनांक तभी हम लोग घस रहे थे, इसी को अब हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अपवर्तनांक होता क्या है। तो याद रखेंगे कि किसी दो माध्यम के लिए अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आई तथा आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात नियत होता है, जो अपवर्तनांक कहलाता है। जो क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। और अपवर्तनांक को हम म्यू से सूचित करते हैं, याद रखने की कोशिश करेंगे। अगर देखा जाए अपवर्तनांक को
तो सीधा हम बता सकते हैं भाई साहब कि अपवर्तनांक जो है वो तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से आ रहा है। आपने देखा था कि प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है, तो वो है साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर है। और साइन आई बट्टे साइन आर जो है वो एक नियतांक है जिसको म्यू से सूचित किया जाता है। जिसको किससे सूचित किया जाता है? म्यू से सूचित किया जाता है। और इसी म्यू को अपवर्तनांक कहते हैं। इसी म्यू को क्या कहते हैं? तो इसी म्यू को अपवर्तनांक कहते हैं। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। जो म्यू का वैल्यू होगा उसी को अपवर्तनांक कहेंगे। म्यू के वैल्यू को ही क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहेंगे। तो यहाँ पर आप सीधा देख सकते हैं कि किसी दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन का अनुपात जो है वो नियत होता है, जो अपवर्तनांक कहलाता है। नियत जो अंक है, जो म्यू है, वही अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है। वो तो हमने आपको क्या कर दिया? दिखा ही दिया। हमने उसको क्या कर दिया? दिखाई दिया। तो आप लोगों ने देख लिया कि अपवर्तनांक क्या होता है। अब बढ़ेंगे आगे। अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे यहाँ पर। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रकाश की किरण यदि हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो अपवर्तित हो जाती है। सही बात है भाई, हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो अपने रास्ते पे मुड़ेगी। यदि हवा में आपतन कोण आए तथा कांच में आपतन कोण अगर आर हो, अगर हवा में अगर देखा जाए आपतन कोण आए तथा कांच में जो है ये अपवर्तन कोण होना चाहिए। हल्का यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक, इसको क्या कर लीजिए? ठीक कर लीजिए। ये मैं वही देख रहा था, ये क्या है? गलत है। यहाँ पर आपतन की जगह पे अपवर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपवर्तन, अपवर्तन। ठीक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या लिखा गया कि प्रकाश की किरण यदि हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अपवर्तित हो जाती है। सही बात है, अपने रास्ते पे मुड़ेगा ही मुड़ेगा। यदि हवा में आपतन कोण आए तथा अपवर्तन कोण आर हो तो याद रखने की कोशिश करेंगे कि अपवर्तनांक जो है साइन आई बट्टे साइन आर होगा। अपवर्तनांक क्या होगा? साइन आई बट्टे साइन आर होगा। और अपवर्तनांक को ही म्यू से सूचित करेंगे तो म्यू बराबर जो है साइन आई बट्टे साइन आर होगा, जो कि मैं आपको सेम टू सेम पीछे अभी यहाँ पर दिखाया भी हूँ। तो ये चीज़ें हैं। इसको आप लोग जो है हवा और किसी माध्यम के बीच के जो अपवर्तनांक है आप उसको ए यू जी से क्या कर सकते हैं? सूचित कर सकते हैं। ए यू जी से क्या कर सकते हैं? सूचित कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर जी मतलब कांच, जी मतलब कांच यानी कि ग्लास, और ए मतलब एयर यानी कि हवा। ग्लास का अपवर्तनांक एयर के तुलना में, ग्लास का अपवर्तनांक किसकी तुलना में? एयर यानी कि हवा के तुलना में। अपवर्तनांक से संबंधित एक दो बातें आप याद रखिएगा। पहला बात यह आपको याद रखना है कि अपवर्तनांक मात्रक विहीन होता है, यानी कि अपवर्तनांक का कोई भी यूनिट नहीं होता है। जिस तरीका से हमने आपको बताया था पीछे के क्लासों में जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पर कि आवर्धन, कौन चीज़? आवर्धन। आवर्धन यानी कि एम बराबर जो फॉर्मूला था एच डैश बट्टे एच, यानी कि जो आवर्धन था, कौन चीज़ था? आवर्धन था। आवर्धन भी मात्रक विहीन होता है, ये हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अपवर्तनांक है वो भी मात्रक विहीन होगा। अपवर्तनांक का भी कोई मात्रक जो है नहीं होगा। अपवर्तनांक का भी कोई मात्रक नहीं होगा। ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना कि अपवर्तनांक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे हवा है तो हवा प्रकाश किरण को कम मोड़ पाती है तो उसका अपवर्तनांक कम होगा। कांच है, प्रकाश किरण को ज़्यादा मोड़ पाती है तो उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। पानी उससे भी ज़्यादा मोड़ पाता है तो पानी का अपवर्तनांक उससे भी ज़्यादा होगा। अगर बात करें मिट्टी के तेल का, तो मिट्टी का तेल उससे भी ज़्यादा मोड़ पाता है। तो जितना ज़्यादा प्रकाश की किरण को जो माध्यम मोड़ पाएगा, उसके रास्ता से उसको भटका पाएगा, वही जो है उसका अपवर्तनांक उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अपवर्तनांक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ का गुण क्या है इस पर जो है निर्भर करता है अपवर्तनांक, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगले चीज़ों को हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा कि अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है।
अपवर्तनांक भाई साहब कितने प्रकार का होगा? तो अपवर्तनांक होगा 2 प्रकार का। एक है निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा है सापेक्ष अपवर्तनांक। इतना डिटेल में आपको एग्जाम में भी नहीं पूछेगा जितना डिटेल में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो बस सीखने की अभी कोशिश करेंगे आप लोग। अपवर्तनांक होगा 2 प्रकार का, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, फिर जानेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। याद रखिए कि हवा के सापेक्ष, सापेक्ष यानी कि तुलना में, हवा के तुलना में किसी प्रकाशिक माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अगर हम लोग किसी भी जो है माध्यम का अपवर्तनांक हवा के तुलना करके अगर निकालेंगे, यानी कि हवा के साथ अगर अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो वो कहलाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन अगर किसी माध्यम का हवा के साथ तुलना न करके किसी दूसरे माध्यम के साथ तुलना करके अगर हम उसका अपवर्तनांक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो वो कहलाएगा सापेक्ष अपवर्तनांक। तो हम सापेक्ष अपवर्तनांक को बाद में देखते हैं, हम पहले क्या करते हैं, देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक को। मान लीजिए भाई साहब कि ये सरफेस है, इसके ऊपर हवा है, इसके ऊपर क्या है, हवा है, और नीचे आप मान लीजिएगा कि कांच है, नीचे क्या है, कांच है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई किरण भेजने की कोशिश करता हूँ तो ये सीधे न चल करके अगर हम यहाँ पर अभिलंब डालते हैं तो इसको सीधे चला जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे न जा करके क्या होता है, अभिलंब की ओर हल्का मुड़ जाता है। अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, ऊपर क्या है, प्रकाश की चाल, ऊपर जो है हवा में ये चाल मतलब गति कर रही है, नीचे कांच में गति करना पड़ रहा है, इसीलिए क्या होती है, नीचे मुड़ जाती है। याद रखिएगा अगर प्रकाश की चाल को हम c मानते हैं, किसकी चाल को, याद रखिएगा अगर हम प्रकाश की चाल या वेग कह लीजिए, दोनों बात क्या होगा, बराबर ही होगा। तो प्रकाश की चाल या वेग को अगर हम c बोलते हैं तथा साथ ही साथ नीचे तो कांच है, तो अगर इसमें कांच में जो आपकी प्रकाश की चाल है, किसमें, कांच में जो प्रकाश की चाल है, यहाँ पर जो प्रकाश की चाल है उसको अगर हम जी मानते हैं या सी, या फिर हम भीजी मानते हैं, क्या मानते हैं, भीजी, तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, कांच में प्रकाश की चाल को अगर हम भीजी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भीजी, यानी कि वेलोसिटी इन ग्लास ऑफ लाइट। तो याद रखिएगा कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, कांच का जो है अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक का अगर फार्मूला हम तब इस स्थिति में प्राप्त करने की अगर कोशिश करें तो क्या होगा वो समझने की यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा। कौन सी, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला क्या है वो समझने की यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा कोशिश करेंगे। हवा में प्रकाश की चाल, किस में प्रकाश की चाल, तो हवा में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, और बट्टा क्या करेंगे, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या समझा आपने? अगर आपको किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे सर, आप कुछ भी नहीं करेंगे। आपको अगर किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालने के लिए बोले तो आप हवा में जो प्रकाश की चाल है उसको भाग दे दीजिए जिस माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालने के लिए बोला गया है। जैसे कि मान लीजिए कि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर पूछा जाए, किसका, इसीलिए अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई आप क्या करो, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालो,
अगर आपको कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करेंगे? तो बस वही काम सर, ऊपर हवा हमेशा ही होगी, तो लिखेंगे हवा में प्रकाश की चाल, किसकी चाल? तो हवा में प्रकाश की चाल और बट्टे क्या होगा? तो कांच में प्रकाश की चाल, क्योंकि यहाँ पर माध्यम क्या हो गया? कांच हो गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल। क्या समझा आपने? कांच, अगर किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालने के लिए बोले तो ऊपर हमेशा हवा में प्रकाश की चाल को रखना है, जो कि आप सभी जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और अगर कांच का निकालना तो कांच के चाल से उसे भाग दे देना है। तो कांच में प्रकाश के चाल से, तो कांच में प्रकाश का चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो इसको भाग दे दीजिए, जो वैल्यू मिलेगा वही कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। वो कांच का क्या कहलाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है कहलाएगा। इस वाले नीचे वाले जो फॉर्मूला है इसको आप लोग जो है म्यू ए जी लिख सकते हैं। म्यू ए जी का मतलब है, म्यू यानी कि अपवर्तनांक किसका? ग्लास का। जी मतलब ग्लास यानी कि कांच का, एयर यानी कि हवा के तुलना में। किसकी तुलना में? हवा के तुलना में। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो C/Vg होगा। C/Vg यानी कि C मतलब प्रकाश का चाल और Vg मतलब जो कांच में C मतलब हवा में प्रकाश का चाल और Vg मतलब ग्लास में प्रकाश का चाल, या वेग कह सकते हैं, या फिर इसको वेलोसिटी भी हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। दूसरी बात है, अब ये आप लोगों ने देख लिया कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, इसको कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। और आज का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? हवा को छोड़कर अगर देखिए किसी भी माध्यम का, जैसे कि कांच है, किसी भी माध्यम का हवा के तुलना में अपवर्तनांक निकालते हैं। किसके सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं? हवा के सापेक्ष, यानी कि हवा के तुलना में अगर किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो वो कहलाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन अगर आप हवा को छोड़कर, ठीक, हवा को छोड़कर अगर 2 प्रकाशिक माध्यम हो, हवा को छोड़कर कोई अगर 2 प्रकाशिक माध्यम हो, तब उनमें से किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया जाए, तब उसे हम तब उसे क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, इस बार ऊपर हवा मैंने नहीं लिया है, ऊपर हमने इस बार ले लिया है कांच। ऊपर हमने इस बार क्या ले लिया है? कांच लिया है। और नीचे हमने लिया है जल। नीचे क्या लिया है? जल। तो इस बार हवा नहीं है, दोनों हवा को छोड़ करके ही कोई माध्यम है। जैसे कि ऊपर कांच है, नीचे क्या है? जल है। अब अगर हम कोई किरण यहाँ पर क्या करते हैं? भेजते हैं। तो कोई किरण भेजते हैं तो ये अगर अभिलंब है तो ये अभिलंब की ओर क्या होगा? हल्का झुक जाएगा। अभिलंब की ओर हल्का ये क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। तो ऊपर क्या है? कांच है। तो प्रकाश की चाल कांच में अगर मान लेते हैं, प्रकाश की चाल कांच में अगर मान लेते हैं कि Vg है। Vg मतलब ग्लास के अंदर जो है वेग किसका? तो प्रकाश का। और नीचे है आपका जल, तो मान लेते हैं कि प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल जल में, कहाँ पर? जल में। जल में अगर मान लीजिए कि Vw है। क्या है? Vw यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। जल में प्रकाश की चाल को अगर हम Vw मानते हैं और कांच में प्रकाश की चाल को अगर Vg मानते हैं, और यहाँ पर अगर आपको कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालने के लिए बोल दिया, क्या बोल दिया? आपको बोल दिया कि भाई साहब आप क्या करो? कांच के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? तो कांच के सापेक्ष अगर आपको जल का अपवर्तनांक, किसका? तो जल का अपवर्तनांक निकालने के लिए बोल दिया, तो वही है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो याद रखिएगा
कि कांच के सापेक्ष अगर जल का अपवर्तनांक निकालना है तो आपको क्या करना है, Vg यानी कि कांच यानी कि ग्लास में जो वेग है प्रकाश का, उसको भाग दे देंगे हम Vw से, Vw यानी कि हवा में जो प्रकाश की वेग है उससे। तो इस चीज़ों को शॉर्टकट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू जी डब्लू यानी कि कांच के सापेक्ष, ठीक है, जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी कि ग्लास के तुलना में वाटर का जो अपवर्तनांक है वो। तो इसका फार्मूला शॉर्टकट में आप सीधा लिख सकते हैं Vg बाई वी डब्ल्यू, यानी कि जब कभी भी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालने के लिए बोलेगा तो आप कांच में जो प्रकाश की वेग है उसको भाग दे दीजिए जल में प्रकाश की वेग से, तो जो वैल्यू मिलेगा वही होगा कांच के सापेक्ष जल का कौन चीज़, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ पर क्या लिखे, कुछ द्रव्यात्मक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्योंकि ये वैल्यू कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला आप लोगों को इधर दिखाई दे रहा होगा द्रव्यात्मक माध्यम और यह अपवर्तनांक, ये द्रव्यात्मक माध्यम और यह अपवर्तनांक। तो यहाँ पर सबसे चीज़ें जो आपको पहले दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है समझिए। याद रखिएगा कि वायु का जो अपवर्तनांक है वो 1.0003 होता है, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31, जल का अपवर्तनांक अगर पूछे तो 1.33, एल्कोहल का अपवर्तनांक पूछे तो 1.36, केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल का 1.44, इसके बाद जो है संगलित जो है क्वार्टज जो है उसका 1.46, और तारपीन का तेल जो है 1.47, बेंजीन का 1.50, और क्राउन कांच जो है इसका 1.52, और बात करें तो कनाडा बाल्सम जो है वो 1.53, और खनिज लवण जो हम लोग NaCl खाते हैं नमक, उसका 1.54 होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अपवर्तनांक भी कई बार पूछा गया है तो 1.63, और सघन फिलंट कांच 1.65, और रूबी का जो है वो 1.71 होता है, और नीलम भी एक बहुत ही बहुमूल्य वस्तु होता है, तो इसका जो आपका अपवर्तनांक है वो 1.77, और सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किस पदार्थ का होता है, तो बोलेंगे सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है वो हीरा का होता है। यही कारण है कि दुनिया में सबसे चमकीला जो पदार्थ है वो हीरा है। ठीक, ये चीज़ें आप क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हमारा जो ये आज का क्लास है वो कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आज तक हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। और अगर आप लोगों को क्लासेज अच्छी लग रही हो, अगर लग रहा हो कि हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई चल रही है, तो आप लोग अपने दोस्त, भाई, बहन, मित्र, यार को भी बताइए कि LGR स्टडी ऐप पर इस तरह का क्लास चल रहा है। तो शेयर कीजिए, बताइए अपने दोस्त, भाई, बहन को भी, ताकि वो लोग भी मोटिवेट हो और अच्छा से अच्छा वो लोग भी क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए, इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर क्लासेज जो है ली जाएगी। थैंक यू सो मच, गुड बाय, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। टेक केयर।